यह वह समय था जब पहाड़ियों में बदलाव शुरू हुआ था। वह किसी एक आदेश का नहीं, बल्कि पूरे तंत्र के उलट जाने का संकेत था। पुराने रास्ते बदल रहे थे और लोगों को यह साफ दिखाई देने लगा था कि अब फैसले दूर बैठकर ले जा रहे हैं। चौकियां बन रही थीं, रास्तों पर निगरानी बढ़ रही थी और हर हफ्ते कोई न कोई नया बोझ लोगों पर लाद दिया जाता था। अब जो कुछ होने वाला था वह सामान्य असंतोष की हद से बहुत आगे जाने वाला था और पूरे नगर को उसकी असली पहचान याद दिलाने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं। 1765 में जब बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी अंग्रेजों को मिली तो छोटा नागपुर भी धीरे धीरे उनके असर में आ गया। उस समय यह इलाका घने जंगलों, पहाड़ियों की घाटियों और आत्मनिर्भर कबीलों का प्रदेश था, जहां शासन की परंपरा स्थानीय मुखियाओं जैसे मांकी, मुंडा, पाहन और इलाकेदारों के जरिए चलती थी। गांवों में न्याय, टैक्स संग्रह और सामूहिक फैसला इन्हीं संस्थाओं द्वारा किए जाते थे। अंग्रेजों की शुरुआत में यहां उनकी पकड़ केवल व्यापारिक रास्तों और टैक्स केंद्रों तक सीमित थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जब अंग्रेजों ने राजस्व क्षेत्र का फैलाव शुरू किया, तब छोटा नागपुर की राजनीतिक स्थिति बदलने लगी। स्थानीय राजा अंग्रेजी दबदबे के अधीन हो गए और उनसे नियमित टैक्स वसूली की उम्मीद की जाने लगी। लेकिन पहाड़ी और वनवासी समाज की अर्थव्यवस्था नकदी पर नहीं, खेती, शिकार और अदला बदली पर आधारित थी। इससे कर संग्रह कठिन हुआ और अंग्रेज अधिकारियों ने इसे प्रशासनिक असफलता मानते हुए नए कानून लागू किए। इसके बाद 1817 में छोटा नागपुर के महाराजा से मजिस्ट्रेटी अधिकार छीन लिए गए, जिससे सदियों पुरानी न्यायिक परंपरा समाप्त हो गई। 2 वर्ष बाद 1819 में सिंहभूम और तामाड़ में जनजातीय लोगों जैसे लुरका कोलों का विद्रोह भड़क उठा, क्योंकि स्थानीय लोगों ने नई व्यवस्था को अपने स्वशासन पर हमला माना। अंग्रेजों ने इसे कुचलकर कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों के माध्यम से सीधा शासन लागू कर दिया। यहीं से रेगुलेशन सिस्टम की शुरुआत हुई। रेगुलेशन सिस्टम अंग्रेजी कानूनों पर आधारित ढांचा था, जिसमें जनजातीय रीति रिवाजों की कोई जगह नहीं थी। मांकी मुंडा अब केवल औपचारिक पद रह गए, जबकि वास्तविक शक्ति पुलिस और अदालतों के पास आ गई। गांवों के झगड़े और जमीन के विवाद अब उन्हीं अफसरों के दफ्तरों में तय होते जो स्थानीय भाषा तक नहीं जानते थे। इस बदलाव ने सामाजिक संतुलन तोड़ दिया। पीढ़ियों से नेतृत्व करने वाले मुखिया अब विदेशी आदेशों पर निर्भर हो गए। लोगों को जबरन सड़कें बनवाने और बेगार करने पर लगाया गया। समाज को पहली बार एहसास हुआ कि शासन अब उनकी परंपरा से नहीं, बल्कि अंग्रेजों के कानून और सैनिक ताकत से चल रहा है। ब्रिटिश शासन के साथ नई चौकियां बनी, जिन्हें थाम कहा गया। यहां पुलिस और सैनिक तैनात किए गए जो गांवों की निगरानी करते थे। इससे डर और अविश्वास फैला। टैक्स वसूली के नाम पर नियमित दौरे होने लगे। आदेश न मानने वालों को कोड़े और जुर्माने की सजा दी जाती थी। ग्रामीण समाज को लगने लगा कि वे अपने ही घर में पराये हो गए हैं। यह असंतोष अब संगठित रूप लेने लगा। एक सुलगती आग जो आगे पूरे पठार यानी आसपास के पहाड़ी इलाकों को घेरने वाली थी। इसी पृष्ठभूमि में गंगा नारायण सिंह का उदय हुआ, जो मानभूम में रहते थे। वे भूमिज समाज के प्रमुख मुखिया और बुर्रहभूम राजघराने के वंशज थे। उनका परिवार जमीन और प्रशासन दोनों से जुड़ा था। उन्होंने देखा कि कैसे बाहरी अफसर, महाजन और ठेकेदार इस क्षेत्र पर कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी देखा कि अंग्रेजों ने लगान में 33% तक वृद्धि कर दी थी, और तो और अंग्रेजों के साथ काम करने वाले महाजन 70% तक ब्याज वसूलते। सबसे अमानवीय प्रथा सेवक पट्टा थी, जिसमें कर्जदारों से ऐसा दस्तावेज लिखवाया जाता कि जब तक कर्ज अदा न हो वे साहूकार की सेवा करते रहेंगे। यह आजीवन बंधुआ मजदूरी बन गई, जिससे पूरा समाज कर्ज और दास्ता में डूबता चला गया। इन्हीं वर्षों में गांवों में पुलिस थानों का जाल बिछा दिया गया। हर थाने के कर्मचारियों द्वारा कोतवाली या गोरैत उखबाई के नाम पर जबरन वसूली की जाती थी, और जितने अधिक घर उतना ज्यादा पैसा। यह सब ब्रिटिश अफसरों की जानकारी में था, लेकिन उन्हें केवल राजस्व और अनुशासन से मतलब था। गंगा नारायण सिंह ने इन अत्याचारों को पूरे समाज के अपमान के रूप में देखा। उन्होंने इलाकेदारों, मांकी मुंडाओं और भूमिज प्रमुखों से संपर्क साधकर असंतोष को संगठित करना शुरू किया। उनके चारों ओर
धीरे धीरे एक साझा आंदोलन का रूप बनने लगा। उन्हें विश्वास था कि यदि यह व्यवस्था नहीं बदली तो समाज टूट जाएगा। उधर सिंघभूम, जो छोटा नागपुर के दक्षिण में है, और तामाड़, जो छोटा नागपुर के सेंटर में है, में सिंहराय मांकी, बिंदराय मांकी और सूरगा मांकी जैसे नेता अपने क्षेत्रों में उठ खड़े हो चुके थे। इन विद्रोहों की खबरें मानभूम तक पहुंचती रहीं और गंगा नारायण सिंह ने देखा कि असंतोष अब पूरे छोटा नागपुर में फैल गया है। कुछ रिपोर्टों में बांसिया और गोविंदपुर के कुमारों को भी विद्रोह से जुड़ा बताया गया। हालांकि ठोस सबूत न मिलने पर भी अंग्रेजों के अफसर सतर्क हो गए और हर स्वतंत्र मुखिया या भूमिज सरदार पर शक करने लगे। इसी दौर में गंगा नारायण सिंह ने फैसला लिया कि अब केवल शिकायतों से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक जनजातीय समाज अपने अधिकारों के लिए संगठित नहीं होगा, अन्याय जारी रहेगा। उनके नेतृत्व में मानभूम और आसपास गुप्त सभाएं होने लगीं। रात में पाहन, मांकी और भूमिज मुखिया अग्नि के चारों ओर बैठ शपथ लेते कि अब बाहरी ठेकेदारों और अफसरों के अत्याचार नहीं सहेंगे। इन सभाओं में धीरे धीरे यह विचार मजबूत हो गया कि देश से पराये लोगों को निकालना ही मुक्ति का मार्ग है। 1831 की शुरुआत तक तामाड़ और सिंघभूम में फिर से उथल पुथल शुरू हो गई। गंगा नारायण सिंह ने इसे संकेत माना कि अब मानभूम की अग्नि भी भड़कने वाली है, क्योंकि इस समय तक अंग्रेजी कानूनों से मांकी मुंडा न्याय व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई थी। टैक्स वसूली का बोझ भी बढ़ा और वस्तु टैक्स को नकदी में देना जरूरी हो गया। इससे कर्ज और बढ़ गया और महाजन जमीनों पर कब्जा करने लगे। अर्थव्यवस्था को अंग्रेज राजस्व तंत्र से बांध दिया गया। सड़कों के निर्माण और अफसरों की यात्राओं का खर्च स्थानीय लोगों से वसूला गया। जो विरोध करते उन्हें अपराधी घोषित कर जेल भेज दिया जाता। इसी समय सेवक पट्टा प्रथा और भी तेजी से फैली। गंगा नारायण सिंह ने जब इन गांवों का दौरा किया तो उन्हें साफ हो गया कि यह केवल आर्थिक न्याय का नहीं बल्कि सामाजिक गुलामी का मामला है। और इसके साथ ही जिन लोगों ने अंग्रेजों को बाहर धकेलने की शपथ ली थी, वे फिर से तामार के लुंका गांव में इकट्ठा हुए। इसके बाद दिसंबर 1831 तक सरकारी चौकियां जलने और जमींदारों पर हमले होने लगे, जिससे अंग्रेजों का प्रशासन समझ गया कि यह केवल स्थानीय झगड़ा नहीं बल्कि संगठित आंदोलन है। बोंडगांव और ईचा गुटू से शुरू हुआ भूमिज आसपास के इलाकों में फैल गया। टैक्स वसूली रोक दी गई और कई स्थानों पर अफसरों के आदेशों का साफ इनकार हुआ। गंगा नारायण सिंह ने मानभूम से दूत भेजकर आंदोलन को एक सूत्र में बांधा और भरोसेमंद सहयोगियों के जरिए सिंहराय मांकी व बिंदराय मांकी से संपर्क कर पूरा पठार मिलाकर संघर्ष की तैयारी की। इसी तरह 1831 के अंत तक छोटा नागपुर का पहला संगठित भूमिज आरंभ हो चुका था। गांवों में आगें जलती, लोग इकट्ठा होकर डुगडुगी बजाते और घोषणा करते कि अब यह जमीन ठेकेदारों या अफसरों की नहीं बल्कि उन्हीं की है जिन्होंने सदियों से इसे जिया है। इसके बाद जनवरी 1832 के आरंभ में पूरे पठार में सूचना व्यवस्था सक्रिय हुई और परंपरागत युद्ध के तीर प्रणाली के जरिए संदेश भेजे गए ताकि उत्तर में रांची, पश्चिम में पलामू, दक्षिण में डालभूम और पूर्व में मानभूम तक एक समन्वित प्रतिक्रिया जुटाई जा सके। बांस के भाले, कुल्हाड़ियां, तीर कमान और लकड़ी की ढालें जैसे हथियार आए। तामाड़, ईचा गुटू और बोंडगांव से शुरू हुआ आंदोलन कुछ ही हफ्तों में रांची, सिंघभूम और मानभूम तक फैल गया। अंग्रेज अफसर और ठेकेदार गांवों में प्रवेश तक नहीं कर पा रहे थे। कई जमींदार अपने परिवारों सहित भाग गए और ग्रामीण अपने फैसले से व्यवस्था चलाने लगे। गांवों में यह तय हुआ कि जो अंग्रेजी शासन का साथ देगा उसे देशद्रोही माना जाएगा। अब यह संघर्ष जाति या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा बल्कि मुंडा, उरांव, भूमिज, चेरो और खेरवार सबने एक साथ शपथ ली कि वे विदेशी शासन स्वीकार नहीं करेंगे। भूमिज सेना ने योजना बनाकर काम शुरू किया। किसी गांव पर हमला करने से पहले अमीरों को चेतावनी भेजी जाती कि वे भाग जाएं ताकि अनावश्यक खून खराबा न हो। इसके बाद ठेकेदारों और पुलिस चौकियों पर कब्जा किया जाता और ग्रामीण उनके साथ शामिल हो जाते। इस तरह यह बगावत गांव दर गांव फैलती चली गई। अंग्रेज प्रशासन के लिए यह स्थिति अप्रत्याशित थी। तामाड़ और सिंघभूम में कोई स्थायी फौज नहीं थी। कलकत्ता और पटना से मदद मांगी गई,
पर तब तक कई सरकारी चौकियां जलाई जा चुकी थीं, डाक मार्ग कट चुके थे और व्यापारिक रास्तों पर भूमिज निगरानी करने लगे थे। जनवरी 1832 के अंत तक छोटा नागपुर के पहाड़ी इलाकों में अंग्रेज शासन लगभग ठहर गया, क्योंकि पहली बार स्थानीय जनजातियों ने सामूहिक शक्ति दिखाई थी। अंग्रेज अफसरों ने देखा कि विद्रोह सीमित नहीं रहा, तो उन्होंने खास सैनिक टुकड़ियां तैयार की। रातों में ढोल बजते और जलती मशालें संकेत देती कि जंग शुरू हो चुकी है। यह वह पल था जब गंगा नारायण सिंह की दूरदर्शिता साकार हुई और उनकी कल्पित एकता अब सैकड़ों गांवों में सशस्त्र प्रतिरोध बन चुकी थी। इसी समय इस सेना का नाम रखा गया सरदार गोरिल्ला वाहिनी सेना। जीरपा लाया को इस सेना का मुख्य कमांडर बनाया गया। फरवरी 1832 के मध्य तक तामाड़, सिंघभूम और मानभूम की पहाड़ियों से अंग्रेज प्रशासन को पूरी तरह बाहर धकेला जा चुका था। इसी बीच कलकत्ता सरकार ने विद्रोह दबाने के लिए खास अभियान की घोषणा की। इसकी कमान कैप्टन विल्किंसन को सौंपी गई, जिसे छोटा नागपुर क्षेत्र का सैन्य और प्रशासनिक प्रभारी बनाया गया। उसके साथ नागरिक अधिकारी मिस्टर डेंट को भी जोड़ा गया, ताकि कार्रवाई के बाद नई नीति तय की जा सके। विल्किंसन की टुकड़ी फरवरी के अंतिम हफ्ते में पठार के उत्तरी छोर पिथौरियां पहुंची। उसके पास सीमित घुड़सवार और पैदल सैनिक थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने अभी तक यहां की भौगोलिक कठिनाइयों का अनुमान नहीं लगाया था। विल्किंसन ने कुछ गांवों को समर्पण का संदेश भेजा, पर भूमिज लोग पहले ही निश्चय कर चुके थे कि अब कोई बाहरी शासन स्वीकार नहीं होगा। सिंहराय मांकी, बिंदराय मांकी और सूरगा मांकी ने पिथौरिया के आसपास की पहाड़ियों में अपने समूह तैनात किए थे। उनकी संख्या बढ़ती गई और जल्द ही लगभग 3000 योद्धा सक्रिय हो गए। रांची से उत्तर की ओर बढ़ती अंग्रेज टुकड़ी जब नागरी पहुंची, तो भूमिज सेना ने अचानक हमला किया। वहां घंटों तक संघर्ष चला। पारंपरिक हथियारों से लैस कोल योद्धाओं ने बंदूकधारी सैनिकों के सामने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने जंगलों और घाटियों के रास्तों का उपयोग कर कई बार अंग्रेजों को घेर लिया। मिस्टर डेंट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, इनका संगठन अप्रत्याशित है। वे अपनी जमीन के हर कोने को जंगभूमि में बदलने की क्षमता रखते हैं। ब्रिटिश शिविरों में पहली बार यह भय दिखा कि यह केवल जनजातीय विद्रोह नहीं, बल्कि योजनाबद्ध युद्ध है। मार्च 1832 की शुरुआत में कैप्टन विल्किंसन को कलकत्ता से आदेश मिला कि वह तुरंत अभियान शुरू करे और अपने रास्ते में आए हर प्रतिरोध को कुचलते हुए सख्त कार्रवाई आगे बढ़ाए। इसके बाद अंग्रेज टुकड़ी ने नागरी, पिथौरिया और आसपास के गांवों में आग लगा दी। जो भी भूमिज सैनिक पकड़े गए, उन्हें मौके पर ही मार दिया गया। कई गांव राख हो गए, पर भूमिज सैनिक पीछे नहीं हटे। नागरी की घाटी में महिलाओं और बच्चों ने भी गांव की रक्षा की, लेकिन तोपों और बंदूकों के सामने अधिक देर तक टिक पाना मुमकिन नहीं था। कुछ ही दिनों में नागरी की प्रतिरोध रेखा टूट गई और अंग्रेज झंडा वहां फहरा दिया गया। गंगा नारायण सिंह ने इस पराजय को चेतावनी के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि अब संघर्ष और संगठित रूप में होना चाहिए। मानभूम में अपने कमांडरों को बुलाकर उन्होंने अगला चरण तय किया कि अब प्रतिरोध एक समन्वित अभियान के रूप में चलेगा। गंगा नारायण सिंह ने 2 अप्रैल 1832 को बराभूम के दीवान और अंग्रेजी दलाल माधव सिंह पर हमला करके उसे मार गिराया। उसके बाद सरदार वाहिनी के साथ बड़ा बाजार मुफस्सिल की अदालत, नमक निरीक्षक का दफ्तर और थाना आगे की पंक्ति को सौंप दिए गए। इस झटके के बाद अंग्रेज टुकड़ियों ने डर फैलाने के लिए गांव-गांव में सैकड़ों परिवार उजाड़ दिए और मांकी मुंडाओं को सार्वजनिक रूप से फांसी दी, पर यह दहशत टिक नहीं सका। इसके बाद बांकुरा का कलेक्टर रसल गंगा नारायण सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचा, लेकिन सरदार वाहिनी फौज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सारी अंग्रेज फौज मारी गई, लेकिन रसल किसी तरह अपनी जान बचाकर बांकुद्धा भाग निकला। गंगा नारायण सिंह के इस आंदोलन ने तूफान का रूप ले लिया, जिसने बंगाल के छातना, झालदा, अकरो, अंबिकानगर, श्याम सुंदरपुर, रायपुर, फूलकुसमा, शिल्दा, कुइलापाल और कई जगहों में ब्रिटिश रेजिमेंटों को कुचल दिया। उनके आंदोलन का प्रभाव पुरुलिया, बर्दवान, मेदिनीपुर और बांकुड़ा जैसे स्थानों में प्रबल था। बिहार के छोटा नागपुर और उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ तक भी फैल गया। नतीजे के तौर पर पूरा जंगल महल अंग्रेज कंट्रोल से बाहर हो गया। हर कोई गंगा नारायण सिंह को एक सच्चे, ईमानदार, बहादुर देशभक्त
और समाज सुधारक के रूप में मानने लगा। ब्रिटिश शासन को पहली बार समझ में आया कि कोल और भूमिज समाज अपने स्वराज की पुनर्स्थापना के लिए जान देने को तैयार है। नागरी और पिथौरिया की घटनाओं से पूरा छोटा नागपुर हिल गया। सैनिकों की क्रूरता ने कुछ गांवों को शांत किया, पर उसी दमन ने आंदोलन को और गहरा कर दिया। उत्तर में पिथौरिया के बाद अब पश्चिम के पलामू और पूर्व के मानभूम में भी प्रतिरोध फैल गया। पलामू, जो घने जंगलों और किलों से घिरा था, पहले ही टैक्स वसूली और बेगार से त्रस्त था। नागरी की खबर वहां पहुंची तो वह प्रतीक बन गई। भूमिज सेना ने पलामू की घाटियों में डाक मार्ग और पुल काट दिए। अंग्रेज गश्ती दलों पर घात लगाकर हमले हुए। इसी दौरान मानभूम में गंगा नारायण सिंह ने आंदोलन को और व्यापक किया। अप्रैल 1832 के अंत तक मानभूम, बुर्राहभूम और दलभूम के कई हिस्सों में ठेकेदार और साहूकार भाग चुके थे। स्थानीय पंचायतों ने व्यवस्था की कि जो भी बाहरी व्यक्ति आए उसे मांकी पंचायत से अनुमति लेनी होगी। इससे गंगा नारायण सिंह का असर इतना बढ़ गया कि अंग्रेज अफसर उन्हें गंगा नारायण राजा कहने लगे। हालांकि यह उपाधि उन्होंने व्यंग्य में दी थी, पर लोगों के लिए वह सम्मान का निशान बन गई। इसके बाद कैप्टन विल्किंसन ने रांची से पश्चिम की ओर मार्च किया ताकि पलामू और मानभूम की भूमिज टुकड़ियों को घेर कर दबाया जा सके। लेकिन भूगोल ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। पहाड़ियों, घाटियों और नदियों भरे रास्तों पर कोलों ने बांस की कीलें गाड़ दी, जिससे घोड़ों और हाथियों का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। बंगाल गवर्नर को यह रिपोर्ट पहुंची कि कोल और भूमिज अब केवल झगड़े नहीं, शासन चला रहे हैं और इसे अंग्रेज सत्ता के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा गया। आखिरकार अंग्रेजों को बैरकपुर कैंटोनमेंट से फौज भेजनी पड़ी, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल कपूर की अगुवाई में भेजा गया। लेकिन ये अंग्रेज टुकड़ी भी संघर्ष में हार गई। इसके बाद गंगा नारायण सिंह और उनके साथियों ने अपने एक्शन प्लान का दायरा बढ़ाया। बर्दवान का कमिश्नर बैटन और छोटा नागपुर का कमिश्नर हंट भी भेजा गया, लेकिन वे भी कामयाब नहीं हो सके और सरदार वाहिनी फौज के सामने हार गए। लेकिन उसी समय गंगा नारायण सिंह ने देखा कि पलामू और सिंहभूम में पकड़ कमजोर पड़ रही है और इसलिए उन्होंने आंदोलन को नया रूप दिया। जून-जुलाई 1832 में उन्होंने घोषणा की कि यह संघर्ष अब राज्य के अधिकार के लिए है, न कि सिर्फ ठेकेदारों और दरोगाओं के अत्याचार के खिलाफ। ग्राम पंचायतों और किलों के माध्यम से मानभूम में समानांतर प्रशासन खड़ा किया गया। भूमिज सेना ने राजमहल पुरलिया मार्ग पर कंट्रोल करके वहां से फौज के लिए खाना और अस्त्र सामग्री का जमा शुरू किया और यह टैक्स अब आंदोलन के उपयोग के लिए लिया जाने लगा। अगस्त 1832 में अंग्रेज दोबारा चौकियां स्थापित करने आए तो गंगा नारायण सिंह ने जंग की खुली घोषणा कर दी। बुर्राहभूम और दलभूम के किलों पर झंडे फहराए गए। इस चरण को इतिहास में मानभूम भूमिज कहा गया, वह बिंदु जहां भूमिज ने राजनीतिक रूप ग्रहण किया। सितंबर तक थानों, दफ्तरों और राजस्व चौकियों पर हमले शुरू हुए। सरकारी रिकॉर्ड जलाकर खत्म कर दिए गए और कई जगह सरकारी निशान तक मिटा दिए गए। अंग्रेज हर तरह से गंगा नारायण सिंह को दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंग्रेज गंगा नारायण सिंह की समझदारी और लड़ाई की काबिलियत के सामने टिक नहीं सके। बर्दवान, छोटा नागपुर और उड़ीसा रायपुर के कमिश्नर गंगा नारायण सिंह से हारकर भाग निकले। इस तरह संघर्ष इतना तेज और असरदार था कि अंग्रेजों को जमीन बिक्री कानून, विरासत से जुड़ा कानून, लाख पर लगने वाला अबकारी टैक्स, नमक कानून और जंगल कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। इससे परेशान होकर अंग्रेजों ने कलकत्ता और मिदनापुर से नई टुकड़ियां भेजी, पर कई इलाके ऐसे थे जहां अब अंग्रेज झंडा फहराना मुमकिन नहीं था। मानभूम में खुली घोषणा के कुछ ही सप्ताहों में आंदोलन और व्यापक हुआ। गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में सेनाएं 3 हिस्सों में बटी। बाराभूम की दिशा, दलभूम के भीतरी क्षेत्र और दक्षिण सीमा पर चौकियों की निगरानी और विद्रोह अब एक संगठित राजनीतिक मुहिम बन चुका था। बाराभूम अभियान का उद्देश्य उन पुलिस चौकियों और राजस्व केंद्रों को नष्ट करना था जिनसे अंग्रेज प्रशासन टैक्स और बेगार वसूलता था। गोविंदपुर कुमार के नेतृत्व में एक बड़ी टुकड़ी सोनपुर और बंधुआ इलाकों में 3 दिनों तक कार्रवाई करती रही। सरकारी कागजात, टैक्स रसीदें और बंदोबस्त रजिस्टर जला दिए गए और गांवों की पंचायतों ने यह साफ घोषणा कर दी कि आगे से टैक्स केवल उनके राजा गंगा नारायण के नाम पर ही वसूला जाएगा।
और राजस्व का अधिकार अब उसी नेतृत्व को मानकर चलाया जाएगा। इसके अलावा दलभूम अभियान बिंदराय मांकी ने संभाला। उनका दल जंगलों और पहाड़ियों से होते हुए घाटशिला पहुंचा। छोटे चौकियों पर अचानक हमले किए गए, कई लोगों को बंदी बनाया गया और प्रशासन ने बाद में स्वीकार किया कि कई थाने और तहसीलें नष्ट हुईं। गंगा नारायण सिंह मानभूम से अपना समन्वय बनाए रखते हुए अपने सिपाहियों को यह निर्देश दे चुके थे कि अभियान में किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचे, लेकिन अत्याचार करने वालों को किसी भी स्थिति में छोड़ा न जाए। नवंबर 1832 तक भूमिज सेना ने आंतरिक मार्गों और संचार पर कंट्रोल स्थापित कर लिया। अंग्रेज रिपोर्टों में लिखा था कि मानभूम और दलभूम के अंदर कोई अफसर बिना सशस्त्र पहरे के प्रवेश नहीं कर सकता। कैप्टन विल्किंसन ने कलकत्ता सरकार को लिखा कि यहां सामान्य रेगुलेशन सिस्टम काम नहीं करेगा और यह अंग्रेज नाकामी का पहला आधिकारिक संकेत था। इसके अलावा दिसंबर 1832 तक अंग्रेज टुकड़ियों को खाने और गोला बारूद की कमी झेलनी पड़ी। इसका उत्तर देते हुए कलकत्ता ने मानभूम को दबाने के लिए 2 बड़ी टुकड़ियां भेजीं, एक मिदनापुर से कप्तान स्टॉक्स की अगुवाई में और दूसरी कलकत्ता से कप्तान विल्किंसन के अधीन। तीसरी सहायता सेना कटक से उत्तर दिशा में रवाना की गई ताकि दलभूम मानभूम मार्ग रोका जा सके। इस अभियान के लिए विल्किंसन को यह आदेश दिया गया था कि विद्रोह को किसी भी समझौते से पहले पूरी तरह कुचल दिया जाए। जनवरी 1833 में उसकी अग्रिम टुकड़ी सोनपुर पहुंची, वही इलाका जहां गोविंदपुर कुमार ने पहले चौकियां जला दी थीं। यहां अंग्रेजों को छापामार हमलों का सामना करना पड़ा। बांस कांटों के जाल, गड्ढों में फंसे घोड़े, रसद रास्ते काटे जाने और रात में मशालों से भ्रमित करने जैसी रणनीतियां अपनाई गईं। 7 हफ्ते के अभियान में अंग्रेज सैनिकों को भौगोलिक मुश्किलों और स्थानीय प्रतिरोध से भारी नुकसान उठाना पड़ा। लौटते समय उन्होंने देखा कि गांवों में पुनः कोल पंचायतें बैठ चुकी थीं। उस समय खरसावन के ठाकुर चेतन सिंह अंग्रेजों के साथ मिली भगत में अपना शासन चला रहे थे। गंगा नारायण सिंह पोराहाट और सिंहभूम गए और वहां कोल समुदायों को ठाकुर चेतन सिंह और अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया। मिदनापुर से आई अंग्रेज टुकड़ी जब घाटशिला रास्ते से दलभूम की ओर बढ़ी तो बिंदराय मांकी और सूरगा मांकी ने नदी के पुल काट दिए। पुल कटने की वजह से अंग्रेज सैनिकों को अपने हाथों से रास्ता खोलना पड़ा। तभी भूमिज सैनिकों ने ऊंचाइयों से तीरों और पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। अंग्रेज रिपोर्टों में लिखा गया कि घाटशिला के पास 2 दिन तक वे अपनी स्थिति संभालते रहे। इसी चरण में गंगा नारायण सिंह ने पाटकूम से अपनी सेना दक्षिण दिशा में भेजी ताकि अंग्रेज टुकड़ी को भीतर से घेरा जा सके। गांवों में डुगडुगी बजाई गई, जिसके साथ यह संदेश फैल गया कि अब हर युवक को सैनिक माना जाएगा और हर खेत को जंगभूमि की तरह तैयार रखना होगा। उनके नेतृत्व में लगभग 3000 भूमिज कोल योद्धा एकत्र हुए और पहाड़ी दर्रों व घाटियों को कंट्रोल में ले लिया। अंग्रेज सेना को अनाज नहीं मिला क्योंकि रसद भंडार छिपा दिए गए थे। ठेकेदार साहूकार भी सहयोग से पीछे हट गए। फरवरी 1833 के पहले तक अंग्रेज टुकड़ियां न आगे बढ़ पा रही थीं, न पीछे लौट सकती थीं। कैप्टन विल्किंसन ने कलकत्ता को अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसमें उसने लिखा कि यह संघर्ष किसी भी पारंपरिक नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि यहां हर पेड़ के पीछे उसे एक छिपा हुआ दुश्मन दिखाई देता है। गंगा नारायण सिंह ने अपनी रणनीति बदलते हुए यह फैसला किया कि अब मुकाबला सीधे सामने से नहीं किया जाएगा, बल्कि चारों दिशाओं से एक साथ वार कर दुश्मन को असंतुलित किया जाएगा। उनकी छोटी टुकड़ियां रात में अंग्रेज शिविरों पर धावा बोलती और सैनिक चौकसी में थक कर कमजोर पड़ने लगे, लेकिन अंग्रेजों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उसी माह छोटा नागपुर विद्रोह निर्णायक दौर में पहुंचा। अंग्रेज सेना चारों दिशाओं से मानभूम को घेर चुकी थी। पश्चिम से विल्किंसन, पूर्व से स्टॉक्स और दक्षिण से मिदनापुर की टुकड़ी। पहाड़ियों में अब भी विद्रोही सक्रिय थे। सबसे भीषण जंग हिंद शहर में हुआ। ऊंचाई पर स्थित दुर्गनुमा गांव, जो भूमिज सेना का अस्थायी मुख्यालय था। फरवरी में अंग्रेज सेना हिंद शहर पहुंची तो उन्हें लगा विद्रोही भाग चुके हैं। जैसे ही दल घाटी में उतरा, ऊपर से बाणों की बरसात शुरू हो गई। पेड़ों और चट्टानों के पीछे से भूमिज कोल योद्धाओं ने हमला किया। इसी बीच 6 फरवरी 1833 को गंगा नारायण सिंह ने खरसावन के ठाकुर चेतन सिंह के हिंद शहर थाना पर
कोल समुदायों के साथ हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसी दिन अंग्रेजों और शासकों के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ते हुए उनकी मौत हो गई और अंत में वे वीरगति को प्राप्त हो गए, पर अंतिम क्षण तक तलवार थामे रहे। उनके गिरते ही भूमिज सेना में हाहाकार मच गया, पर किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। कई ने उनके शव के पास ही अंतिम सांस तक युद्ध किया। शाम तक हिंद शहर का युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेज सेना ने गांव पर कब्जा कर जीवित बचे भूमिज सेना को वहीं मार दिया। रिपोर्ट में लिखा गया, भूमिज सरदार गंगा नारायण सिंह मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते हुए गिर पड़े। उनकी वीर गति के साथ वह चरण समाप्त हुआ जिसने छोटा नागपुर में अंग्रेज सत्ता की नींव हिला दी थी। बिंदराय मांकी घायल अवस्था में पकड़े गए, जबकि सूरगा मांकी और अन्य सरदार जंगलों में निकल गए। जब अंग्रेज टुकड़ियां गांवों में पहुंची तो वहां खाली बस्तियां और जले घर थे। ग्रामीण सरदारों के साथ जंगलों में जा चुके थे। कई दिनों तक सैनिक मानभूम दल भूम क्षेत्र में घूमते रहे, पर कोई बड़ा दल नहीं मिला। भूमिज सैनिक बिखरे थे लेकिन मिटे नहीं थे। क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड जोन घोषित किया गया। बिना अनुमति यात्रा वर्जित हुई। मुखियों से प्रतिज्ञा पत्र लिए गए कि वे शासन के आदेशों का पालन करेंगे, अन्यथा पूरा गांव दंडित होगा। और इसके बाद अंग्रेजों ने गंगा नारायण सिंह का नाम दबाने की कोशिश की। फिर भी लोग रातों में चुपचाप उनकी कहानी सुनाते, कैसे राजा गंगा नारायण ने बिना पद या राज्य के जनता के भरोसे पर युद्ध लड़ा। इसके बाद कलकत्ता सरकार ने नीति परिवर्तन का प्रस्ताव तैयार किया। तय हुआ कि छोटा नागपुर को बंगाल प्रशासन से अलग कर फ्रंटियर के रूप में शासित किया जाएगा। इस परिवर्तन ने छोटा नागपुर को एक नए युग की ओर मोड़ दिया। शासन अब प्रत्यक्ष दमन से हटकर नियंत्रण और निगरानी केंद्रित हो गया। यह गठन केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि उस संघर्ष की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया थी जिसमें गंगा नारायण सिंह, बिंदराय मांकी और सूरगा मांकी जैसे नेताओं ने अपने बलिदान से शासन की भूलें उजागर की। लंबे समय तक इतिहास लेखन में कोल विद्रोह को केवल जनजातीय अस्थिरता कहा गया, पर आधुनिक अध्ययनों ने इसे भारत की पहली संगठित आदिवासी केंद्रित स्वराज चेतना के रूप में स्वीकार किया। उनका नाम इतिहास में केवल विद्रोह के नेता के रूप में नहीं, बल्कि उस चेतना के वाहक के रूप में दर्ज हुआ जिसने भारत के जन संघर्षों को दिशा दी। और आज भी कुछ लोग कहते घूमते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। सवाल बस इतना है, क्या किया? जंगल छीने, जमीनें गिरवी रखवाई, सेवक पत्ता में पूरी पीढ़ियां गुलाम बनाई, पंचायतें तोड़ी, महिलाओं को बेगार में घसीटा या गांवों को जलाकर राख किया? अगर यही बहुत कुछ करना है तो फिर अत्याचार की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। झारखंड के गंगा नारायण सिंह ने उस दौर में साफ कर दिया था कि जो शासन जिंदगी छीन ले उसकी तारीफ करना इतिहास नहीं, बीमारी है। यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो छत्रपति राजाराम के पलायन को महसूस कीजिए, रानी कमलापति के बलिदान को समझिए और राम सेज की घेराबंदी को जानना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।